Good morning, dear students. Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning, sir. Good morning, very good morning. जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है नाम है उसका OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जो चैप्टर हमने शुरू किया उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको प्लान बताया कि शुरुआत के 2 हफ्ते हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे चलेंगे, बाद में पिकअप करेंगे। देखिए, आप सबने ये महसूस किया होगा या सबको ये पता होगा कि जब हम ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कोई भी व्हीकल आपको चलाना होता है तो शुरुआत में उस व्हीकल को फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाया जाता है कि नहीं? Yes, sir. कोई भी नई कार या व्हीकल भी आप खरीदते हो तो आपको भी यही इंस्ट्रक्शंस देंगे वो बेचने वाले कि सर शुरुआत में आप टॉप गियर में मत चलाइए, खतरा है। तो इसलिए हमारा भी वही हाल है, ये शुरुआत है और हम टॉप गियर में अगर इसको चलाएंगे, फटाफट भगाएंगे तो आने वाले बच्चे जो आज भी हमारे साथ 1-2 नए स्टूडेंट जुड़े हैं, तो जो बाद में ज्वाइन करेंगे उनको बहुत दिक्कत होगी समझने में। इसलिए कम से कम 2 हफ्ते, मिनिमम 2 हफ्ते हम ग्रेजुअली मूव करेंगे। ऑफ कोर्स पढ़ाई हमारी होगी, डिटेल में होगी, हर एक चीज, हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो हमारा सिंगल चल रहा है, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। OCM सब्जेक्ट का पहला चैप्टर नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। यही चैप्टर आपको सिखाएगा कि बिजनेस क्या है और कॉमर्स क्या है। इस चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में एक चार्ट समझा था, उसको रिवाइज करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। द चार्ट begins with human activities. Human activities का मतलब हम सब ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और इंसान जो काम करता है उसको ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटीज। और हम जो काम करते हैं वो 2 तरह के होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम वो एक्टिविटीज जो हम पैसे के लिए नहीं करते। जब हम कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और हमारे माइंड में हमारा कल्चर है, हमारे फैमिली के प्रति हमारा लव है, अफेक्शन है, सेंटिमेंट्स है, या रिलीजियस कोई धार्मिक कारणों से हम कोई काम कर रहे हैं, या कोई सोशल या मदद के कारण से हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई बच्चों? Non-economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर हम पैसे को माइंड में रख के कि हम कुछ करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, when we expect something in return, that something in return should be called as consideration. What do you mean by consideration? Tell me once again. Something in Written. return, कि मैं कुछ करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, और आपको वो कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, या तो पैसा मिलेगा या पैसे जैसी कोई वस्तु मिलेगी, या तो मनी या मनीज वर्थ आपको मिलेगा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। तो जब बिना पैसे की लालसा या बिना पैसे के बारे में सोचे हम कोई काम करें तो नॉन इकोनॉमिक, लेकिन हमको पैसा मिलेगा या कुछ मिलेगा, कुछ वस्तु मिलेगी, ये सोच के काम करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और आप सबने कॉमर्स लिया है इसलिए हमको पैसे कमाने हैं। कॉमर्स आपको सिखाता है पैसा कमाना, हाउ टू अर्न मनी। इसलिए हमको ज्यादा इस वक्त कौन सी एक्टिविटीज के बारे में सोचना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि हम सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बरसों से कर रहे हैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ। हम बहुत सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। और भी आपको अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी है, जैसे कि सोशल सर्विस करना है, मदद करना है, गणेशोत्सव आ रहा है अगले महीने, आप जरूर अपने मंडल में काम पे लग जाओगे। सब बच्चे, नवरात्रि का मंडल है उसमें काम पे लग जाओगे, वो सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो आप करोगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सबकी वांट्स अनलिमिटेड है, और हमारी वांट्स में सबसे पहले नंबर पे आती है नेसेसिटीज, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसमें आता है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। और 2 और चीजें आ गई, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये 5 चीजें हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनको इकोनॉमिक नेसेसिटीज कहा जाता है। कैन वी लिव विदाउट दीज 5 नेसेसिटीज? टेल मी। No, sir. No, और sir. हमें सभी जरूरतों को पूरा करना है, इसलिए हमको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। इसलिए हम पैसे भी कमाएंगे, और पैसा कमाने के लिए जो काम करेंगे वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी है, तो 3 तरीके हैं लीगल।
लीगल, इलीगल नहीं, गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने की बात नहीं हो रही है। कानूनी तरीके से अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास 3 चॉइस है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरह की होती है। या तो आप बिजनेस कीजिए यानी व्यापार कीजिए, हिंदी में जिसको व्यापार कहते हैं। इफ यू आर डूइंग बिजनेस यू आर अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन में जो दो बिजनेस वर्ल्ड में जो दो लोग होते हैं वो होते हैं बिजनेसमैन और कस्टमर्स, या बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर्स, ये भी कह सकते हैं। या फिर आप प्रोफेशन कर सकते हैं। बिजनेस को हिंदी में व्यापार कहते हैं, प्रोफेशन को हिंदी में व्यवसाय कहते हैं। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे नौकरी यानी कि एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। ये 3 तरीके। तो हम देख रहे हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और इन तीनों में हमने उल्टा शुरू किया, हमारी गिनती उल्टी शुरू हुई। हमने पिछले लेक्चर में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा बच्चों? Employment. बारे में हमने पढ़ा, और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अब क्या हम वो पॉइंट्स थोड़े रिवाइज कर ले? अगर आप लोग चाहो तो फिर आगे बढ़े। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. लेक्चर में एक दो स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके रिवीजन के लिए भी, और साल भर तो ऐसा नहीं हो सकता ऑब्वियसली। एक वक्त आएगा कि हमारी भी गाड़ी टॉप गियर में चलेगी, लेकिन शुरुआत में हमको सोचना है सबके बारे में। एंड यू ऑल आर बिगिनर्स। और क्या होता है, अगर आपका बेस वीक होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और बेस को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो जिसके पास जो जो बुक्स है उनको मैं एक बार फिर से बता दूं। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एम्प्लॉयमेंट के बारे में कौन से पेज पे दिया था? पेज नंबर 5। 5. अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को हम किस नाम से बुलाएंगे? जीटीबी। पेज नंबर 5 पे देखिए, और जिनके पास हमारे एक्स्ट्रा नोट्स है जिनको हम कहेंगे KEN, उसका कौन सा पेज नंबर है बच्चों? 6 and 7. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए 6 and 7 पे। कल हमने डिस्कस किया एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग कोई बता सकता है? आई एम वेटिंग। People work for others. यस, वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हिंदी में होता है रोजगार। When one person works for another, when people work for other people, they are said to be in employment. एक इंसान दूसरे इंसान के लिए, यस वेरी गुड। और एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं, और उसमें दो लोग होते हैं। बोलिए कौन कौन? फटाफट। एक Employer or employee. यस, अगर आपके फादर किसी दुकान में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो दुकान के मालिक को क्या कहेंगे? एम्प्लॉयर। और आपके फादर कौन? एम्प्लॉय। अगर आपके फादर की दुकान है, वो खुद दुकान के मालिक है, तो वो एम्प्लॉयर, और उनके दुकान में जो लोग काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय। ओके, सिर्फ Yes. दुकान ही नहीं, फैक्ट्री है या कोई भी आप ऑफिस चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हर बिजनेस में जो मालिक है वो एम्प्लॉयर होता है, और वो जिन लोगों को काम पे रखता है वो एम्प्लॉय। दोनों के बीच के रिलेशन को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन कहते हैं। ओके, एम्प्लॉयर कौन? हु ऑफर्स द वर्क, एंड एम्प्लॉय कौन? हु Accept the work. और दोनों के बीच में क्या रेम्यूनरेशन होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, वो सब पहले से तय हो जाती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हमने एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स पढ़े थे। सिर्फ पॉइंट्स रिवाइज करूंगा, पूरा पढ़ूंगा नहीं, डोंट वरी। मॉनेटरी रिटर्न्स क्या मिलता है बताइए? जो लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं उनको क्या मिलता है? या सैलरी और वेजेस। सैलरी और वेजेस में क्या फर्क है? सैलरी Monthly. मंथली, वेजेस डेली और वीकली। और आवर्ली बेसिस पे होता है। सैलरीज आर पेड फॉर डूइंग जनरली मेंटल जॉब, ऑफिशियल जॉब, एंड वेजेस आर पेड फॉर डूइंग फिजिकल Physical. जॉब जनरली। ओके, बट इन एडिशन टू सैलरीज बोनस भी दे सकते हैं हम, सब्सिडाइज फूड भी दे सकते हैं, कैंटीन की सुविधा दे सकते हैं, रहने के लिए क्वार्टर्स भी दे सकते हैं। ये सब पेमेंट इसको मिलता है। सेकंड था कैपिटल। क्या एम्प्लॉयमेंट करने के लिए किसी कैपिटल की जरूरत पड़ती है? डू वी नीड कैपिटल? No, sir. एम्प्लॉय को कैपिटल, नौकरी करने के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं होती। कैपिटल की जरूरत किसको होती है? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय को कैपिटल की जरूरत नहीं होती। ओके, जो भी जिस जगह पे आप काम करोगे उस जगह पे बैठने के लिए कुर्सी, टेबल या पंखा, ट्यूबलाइट आप घर से लेके जाओगे या आपके एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा?
एम्प्लॉय को देना होगा। एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। Capital is invested by employer, not by the employee. क्वालिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, आप कौन से लेबर हो। अगर स्किल्ड तो क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है तो क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। गिव मी द एग्जांपल ऑफ स्किल्ड लेबर बच्चों। नर्स, यस। अगर आपको नर्स बनना है तो नर्सिंग कोर्स और नर्सिंग का क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बिना आप नर्स का जॉब नहीं कर सकते। और अनस्किल्ड लेबर का एग्जांपल दीजिए। वॉचमैन, यस, क्लर्क, ऑफिस बॉय या कुली, ये सब जो है। फार्मर्स, यस, फार्मर्स भी एक्चुअली थोड़ा बहुत तो वैसे सीखना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कोई डिग्री विग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत है। वर्किंग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लेबर, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप कौन सा जॉब कर रहे हो, जैसा जॉब वैसा क्वालिफिकेशन। क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है? No, sir. कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। हालांकि एक और बात बताऊं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन, पढ़े लिखे हो, आप 10th पास हो, 12th पास हो, और आप अनएम्प्लॉयड हो, तो सरकारी एजेंसी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसमें आप अपना नाम लिखवा सकते। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जहां पर बेरोजगार लोग अपना नाम लिखवाते हैं। अगर उनके लिए कभी कोई कहीं पे नौकरी रहती है तो फिर गवर्नमेंट उसको बुलाती है, लेकिन वो तो बेरोजगारी का रजिस्ट्रेशन। काम करने के लिए कहीं पे कोई मेंबर बनना जरूरी नहीं है। अगर मेरी दुकान है और मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई कल से आजा, आप मेरे मैनेजर हो, तो मैनेजर बनने के लिए आपको किसी को पूछना है, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं। रजिस्ट्रेशन। एम, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट का एम क्या है? टू अर्न मनी। क्या एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफरेबल है? नॉन ट्रांसफरेबल है ना? Yes, sir. एम्प्लॉय अपने बदले क्या दूसरे को भेज सकता है काम करने के लिए? सो इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। एंड नेचर ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ जॉब। अगर कोई स्कूल में टीचर का जॉब कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा? टीचिंग। और उसी स्कूल में कोई टाइपिस्ट काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा? टाइपिंग। ऑब्वियसली। और पियून काम कर रहा है तो वो अनस्किल्ड जॉब कर रहा होगा, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन द पोस्ट यू हैव, नेचर ऑफ जॉब यू हैव। तो ये हमने कल हालांकि पढ़ा था, लेकिन आज मैंने रिवाइज किया। सबको समझ में आ गया? आज जो लोग आए हैं उनको भी समझ में आ गया? Yes, तो sir. आगे बढ़े। उल्टा जा रहे हैं हम लोग, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ रहे हम लोग, एम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके। अभी हम आज पढ़ते हैं नंबर 2, क्या है? प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के बारे में पढ़ने के लिए तैयार सब लोग? और आ जाइए, प्रोफेशन के बारे में बता दूं कहाँ पे लिखा है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जिनके पास है वो लोग देखिए, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पे दिखाई दे रहा है उनको, चेक इट आउट। जीटीबी पेज नंबर 4 पे प्रोफेशन और उसके फीचर है। और जिनके पास हमारे एक्स्ट्रा नोट्स है केईएन, वो लोग मुझे बताओ कौन से पेज पे है? 5 and 6 दो पेज पे है। और हम लोग केईएन में से पढ़ रहे हैं, इसलिए जिनके पास केईएन नहीं है वो जीटीबी को सामने रखे, पेज नंबर 4 को सामने रखे। मोर और लेस वही है, पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे होंगे। तो शुरू करते हैं प्रोफेशन। बच्चों, शुद्ध हिंदी में प्रोफेशन को क्या कहा जाता है? व्यवसाय। व्यवसाय। व्यवसाय करने वाले जो लोग होते हैं उनको हिंदी में व्यवसायी कहा जाता है। इंग्लिश में द पर्सन who is running a profession is called as professional. Professional. Am I a professional person? Yes, sir. क्या मैं प्रोफेशनल पर्सन हूँ? अगर Yes. आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेकर तो एकदम आसान सा तरीका है। I am asking you, what is the source of my income? What do I receive from you all? Fees. तो देखिए, अगर मैं किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा होता एज ए टीचर या प्रोफेसर तो मुझे सैलरी मिलती ना? Yes. फिर मैं एम्प्लॉयमेंट में आ जाता। लेकिन मैं किसी स्कूल कॉलेज में नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का अपना इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, हम उनसे फीस लेते हैं। इसलिए कुशल इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट हो गया? प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। अब प्रोफेशन का मतलब क्या? प्रोफेशन का मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें
खास करके ऐसा पर्सन जिसका एजुकेशन जो है वो स्ट्रांग है, जिसको नॉलेज है और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन, नॉलेज और स्किल सबकी जरूरत होती है। क्या अनस्किल्ड लोग प्रोफेशन कर सकते हैं? No, No, sir. sir. नहीं ना। ठीक है, एक बार अनएजुकेटेड चल जाएगा, अनएजुकेटेड, लेकिन अनस्किल्ड प्रोफेशन कर सकता है क्या? मैं आपसे फिर से पूछूं। No, नहीं। sir. No, sir. No, sir. जैसे कि टेलरिंग एक प्रोफेशन है, टेलरिंग। अब एक टेलर भले ही पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको टेलरिंग का स्किल तो आना चाहिए कि नहीं? यू कैन Yes, sir. से कि वो एजुकेशनल भले ही, उसका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अनस्किल्ड आदमी भी प्रोफेशन कर सकता है। लेकिन आज का दौर जो है वो कंपटीशन का दौर है, हर जगह पे भीड़ है, इसलिए एजुकेशन के बिना इंसान को लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक ऐसा स्पेशलाइज काम, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें इंसान अपने एजुकेशन, नॉलेज और स्किल सबका इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स को स्पेशल टाइप की सर्विसेज देता है, उसको कहा जाता है प्रोफेशन। Profession. जो यहाँ पर जो दो लोग हैं वो कौन थे? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो यहाँ Yes. पे जो दो लोग हैं वो है प्रोफेशनल एंड क्लाइंट। हु एम आई इन आवर एग्जांपल? हु एम आई? Professional. प्रोफेशनल। एंड हु आर Client. यू? और Client. क्लाइंट्स का मतलब सॉर्ट ऑफ कस्टमर ही होता है, लेकिन प्रोफेशन की दुनिया में लोग कस्टमर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्लाइंट्स का इस्तेमाल करते। ठीक है, तो मीनिंग मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप लोगों में से जो भी फीचर्स पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। मीनिंग क्या दिया है, प्लीज जिनके पास KEN नहीं है, प्लीज बच्चों गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, समझ में आ जाए। प्रोफेशन इज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चार्ट में दिखाई दे रहा है प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यस, it is one of the economic activities performed by human being. Obviously you can see in the chart. Meaning लिखा है कि profession is that part of economic activities under which a person uses his educational knowledge and special skill to render services for earning some income. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Professional is that part of economic activities जिसके अंदर person uses his educational knowledge. आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं अपने एजुकेशनल नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ? Yes, sir. आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं खुद भी तो पढ़ाऊंगे नहीं। और स्पेशल स्किल का यूज कर रहा हूँ मैं, पढ़ाने के लिए तरीका आना चाहिए कि नहीं? सबको स्किल चाहिए कि नहीं? क्या हर कोई पढ़ा लेता है? क्या हर कोई पढ़ा सकता है? सबका एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या सारे टीचर्स बन जाते हैं? और बन जाते तो क्या हर टीचर का पढ़ाने का तरीका सेम होता है? बोलो यस या नो जल्दी। No, sir. No. Sir. तो प्रोफेशनल लोग अपने एजुकेशनल नॉलेज के साथ अपने स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करते हैं और सर्विसेज रेंडर करते हैं। रेंडर का मतलब गिव, देना। वर्ड मीनिंग जरूर लिखे आप लोग, पेंसिल साथ में रखें। और क्यों करते हैं? फॉर अर्निंग इनकम। बच्चों अगर मैं, वक्त आएगा, ऐसा वक्त भी आएगा जब हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन फिलहाल तो हमारे भी, जैसे मैंने कहा, वांट्स है, वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे भी फैमिली है, वी हैव टू अर्न और ब्रेड एंड बटर, इसलिए मैं फीस लेकर पढ़ाता हूँ। साल भर फ्री में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अगर मैं आप सबको फ्री में पढ़ा रहा होता तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती? साल भर पढ़ा रहा होता No, No, sir. sir. नॉन इकोनॉमिक हो जाता, तो फिर वो प्रोफेशन भी नहीं होता ना। फिर मैं, अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं प्रोफेशनल हूँ? No, sir. No, नहीं, sir. क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मनी नहीं है, तो फिर वो प्रोफेशन भी नहीं हुआ और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं हुई। वो क्या हो जाएगा? Non-economic activity. ठीक है, इसलिए काम देख के डिसाइड मत करो, पर्पस देख के डिसाइड करो। काम देख के डिसाइड मत करो। एक महिला, एक लेडी जो अपने घर में खाना पकाती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है अपने घर पे, जिसका उसको कोई पैसा नहीं मिलता, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही एज अ हाउसमेड काम करे किसी और के घर में, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। Yes, sir. Yes, sir. हाउसमेड, मेड काम करती है ना लोगों के घर में, तो पैसा लेती है कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए काम वही हो रहा है। देखिए, खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, काम वही है। लेकिन काम को देख के आप नहीं बता सकते कि ये प्रोफेशन है या इकोनॉमिक एक्टिविटी या नहीं है, पर्पस से पता चलता है।
ठीक है, तो प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज and special skills to render services for earning some income, and that income should be called as fee. Profession. Income should be called as fees. Profession. नहीं, income की बात करो. Income should be called as fees. Income के आगे अगर आप लोग चाहो क्या लिख लो ब्रैकेट में, income के आगे ब्रैकेट में लिख लो fees. कुछ एडिशंस करवाऊंगा, वर्ड मीनिंग्स लिखाऊंगा, वहीं पे लिखिए उसके बाजू में. एग्जांपल दिया है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग है कि नहीं, अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट लोग है कि नहीं. डोमेन का मतलब पता है कि नहीं, एरिया. जैसे सीए कौन से डोमेन से आता है, अकाउंट्स. मतलब सीए कौन से एरिया में एक्सपर्ट होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. Accounting. डॉक्टर्स किस में एक्सपर्ट होते हैं, मेडिसिन. लॉयर किस में एक्सपर्ट होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून, है ना. तो हर किसी का. टीचर किस में एक्सपर्ट होते हैं, टीचिंग में. सो डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा यूज देयर डोमेन. डोमेन का मतलब क्षेत्र, अपना अपना एरिया, नॉलेज एंड स्किल्स to render services to clients and earn fees, that is money in exchange. समझ गए? सब लोग बदले में पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं, अपने अपने डोमेन का नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं. मैं कॉमर्स पढ़ के आया हूँ, तो मेरा डोमेन कॉमर्स है. कॉमर्स में 5 साल कॉलेज में जो मैंने पढ़ा, उसके बाद जो पढ़ा, वो सब में मैं मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पर टू रिसीव फीस भी है, इसलिए मैं प्रोफेशनल. लेकिन अगर मेरा पर्पस पैसे कमाना होता, लेकिन मैं एज अ सैलरीड पर्सन काम कर रहा होता, तो फिर मैं एम्प्लॉयमेंट में आ जाता. ये समझना. ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया प्रोफेशन का सबको. प्रोफेशन यानी व्यवसाय, और प्रोफेशनल यानी व्यवसायी और जिसके साथ डीलिंग किया जाता है उसको क्लाइंट कहते हैं. आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं कि प्रोफेशन के फीचर्स क्या है. बच्चों आपको पता है फीचर्स का दूसरा नाम क्या है, फिर से पूछ रहा हूँ मैं. कैरेक्टरिस्टिक्स. और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गुण. लक्षण. हिंदी में कहते हैं गुण यानी कि लक्षण. यस. तो अब प्रोफेशन के क्या फीचर्स है, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में 7 पॉइंट्स है, जो एम से शुरू होकर नेचर ऑफ वर्क पे खत्म हो रहा है. और हमारे केईएन में भी 7 पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है, मॉनिटरी या फाइनेंशियल रिटर्न्स. नाउ टेल मी हु इज गोना रीड, हु इज गोइंग टू रीड. Can I read? शो योर इनिशिएटिव प्लीज. जिनके पास केईएन है आगे आओ. Monetary finance returns. Professional get fees in exchange of their services. Income received by professional is not fixed. Professionals can be employed in an organization or be self-employed. A working chartered accountant gets salaries, but those who practice privately, that is self-employed, get fees. Yes, so professionals get fees. पहला पॉइंट है, उनको क्या मिलता है, मॉनिटरी रिटर्न्स क्या मिलता है. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो तीसरा पॉइंट है ना बच्चों को, यहाँ पे पहला पॉइंट है, जो जीटीबी में से पढ़ रहे हैं वो पॉइंट नंबर 3 पढ़े. पॉइंट नंबर 3 है फाइनेंशियल रिटर्न्स. उसमें लिखा है कि जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको फीस मिलती है अपने काम के बदले. एंड इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड. आप ही बताओ, क्या हमको जो फीस मिलती है वो फिक्स्ड है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, राइट. प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, कुछ लोग एम्प्लॉय के तौर पे भी काम करते हैं प्रोफेशनल्स, ये मैं आपको बता दूं. मतलब एकदम ही ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा प्रोफेशनल्स को सैलरी ही मिलेगी. मैं डॉक्टर्स की बात करूं, डॉक्टर्स अगर खुद का दवाखाना खोलते हैं तो उनको फीस मिलती है, लेकिन वही डॉक्टर अगर सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मिलेगी ना. यस सर. लेकिन फिर भी उनको कहा तो जाएगा प्रोफेशनल. ये ध्यान रख, मतलब वो कंबाइन हो जाएगा, प्रोफेशनल डूइंग एम्प्लॉयमेंट, ऐसा हम लोग कहेंगे. तो ये ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एग्जांपल दिया है, प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बी सेल्फ एम्प्लॉयड.
जैसे कि सीए बनने के बाद आपको जानकारी है, सब कॉमर्स के बच्चे हो, सीए कोर्स की जानकारी है सबको। सीए करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है सबको? Yes. Yes. 12th पास करने के बाद, 12th के बाद उसकी पहली एग्जाम होती है सीए फाउंडेशन। Foundation. इसमें अपीयर करने के लिए आपको 12th में पहले अपीयर करना पड़ता है। सीए फाउंडेशन क्लियर करने के 1 साल बाद सीए इंटर की एग्जाम होती है। उसके बाद आपको आर्टिकलशिप करना है, सीए के अंडर में काम करना है 3 साल, और उसके बाद आपकी फाइनल एग्जाम होती है। तो ये जो सीए लोग बन जाते हैं पास करके, उनके पास 2 चॉइस है, या तो वो किसी कंपनी में काम करे, तो इसने क्या लिखा है, अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट्स सैलरी बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड गेट फीस। तो सीए के पास 2 चॉइस है, या तो वो कहीं पे नौकरी कर ले या फिर वो खुद की प्रैक्टिस करे। जैसे कि डॉक्टर के पास चॉइस है, या तो वो गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल में, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में नौकरी कर ले, या फिर खुद का दवाखाना खोले। बट वो कहे जाएंगे प्रोफेशनल्स, क्योंकि वो अपने नॉलेज और स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जनरली प्रोफेशनल्स को क्या मिलती है बच्चों? Fees. फीस। लेकिन कभी कभी उनको सैलरी भी मिल सकती है, समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. एनी कंफ्यूजन? No. No. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यू। कौन पढ़ रहा है? जिशा, कौन पढ़ रहा है? Yes, sir. Jisha. कंटिन्यू, पॉइंट नंबर 2। Capital. Professions can be practiced independently or professional can accept the job. In any organization, independent practicing professional requires capital for setting his practice as per these professions. So it differs from profession to profession. Example, a doctor who wants to set up his own practice will have to invest in buying or renting space for clinic, basic infrastructures and furnitures, equipments, etc. सीधी बात है, अगर आप डॉक्टर बन गए तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में अगर जॉब कर रहे हो, तो क्या आपको फर्नीचर और सारे इक्विपमेंट्स खुद लाने पड़ेंगे या हॉस्पिटल वाले देंगे? हॉस्पिटल वाले देंगे। सो प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स कैन वर्क अंडर समवन। समझ जाओ, डॉक्टर बन गए तो खुद की हॉस्पिटल या दवाखाना खोलो, या किसी और हॉस्पिटल के अंडर में काम करो, ये सबसे पहली बात। So either they work independently or they practice under someone। और independent practice अगर आप करोगे तो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी। Yes, sir. Yes, sir. मैं अभी कुशल इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंटली चला रहा हूँ, तो मुझे कैपिटल की जरूरत पड़ी। मुझे एक जगह लेनी पड़ी, वहां पे बेंचेस बनाए मैंने, एसी लगाया, क्लासरूम बनाया उसको, तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कहीं और पढ़ाता हूँ तो मुझे पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि वो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना चाहता है या किसी के अंडर में काम करना चाहता है। डॉक्टर का एग्जांपल दिया है कि डॉक्टर हु वांट्स टू सेट अप हिज ओन प्रैक्टिस विल हैव टू इन्वेस्ट इन बाइंग एंड रेंटिंग स्पेस। या तो जगह खरीदनी पड़ेगी, भाड़े पे लेनी पड़ेगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सब, इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, पंखा, ट्यूबलाइट, एसी सब लगाना पड़ेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर और इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी उसको, टेबल, कुर्सी, राइट? यस, नेक्स्ट पॉइंट, Qualification. क्वालिफिकेशन। यस, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सेकंड पॉइंट है और कैपिटल का फोर्थ है, अपने अपने बुक में चेक करते जाओ। क्वालिफिकेशन पढ़ने से पहले जरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसके पहले जो अभी हमने ये पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट, उसमें क्या लिखा था? क्वालिफिकेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर स्किल्ड है तो क्वालिफिकेशन की जरूरत हो सकती है, लेकिन अनस्किल्ड के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, प्रोफेशन के लिए तो क्वालिफिकेशन की जरूरत है ना? Yes, sir. Yes, sir. आप सीए की प्रैक्टिस तब कर सकते हो जब सीए की डिग्री आपके हाथ में हो। डॉक्टर की प्रैक्टिस तब कर सकते हो जब आपके पास डॉक्टर्स की डिग्री हाथ में हो। इसलिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन लगभग सभी को चाहिए। पढ़ो जी। Any profession can be practiced only after acquiring required qualifications. Each profession has a certain set of body of knowledge. One cannot practice a profession unless his knowledge is acquired. The knowledge must be acquired through systematic and formal training. Yes, so any profession can be practiced only after acquiring required qualification. इसलिए जैसे डॉक्टर साहब अगर पेशेंट को चेक कर रहे हैं तो सोचिए उन्होंने कितनी मेहनत करके पढ़ाई की है,
वो क्वालिफिकेशन हासिल की है। ओके, और क्योंकि हर प्रोफेशन का एक सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। डॉक्टर्स को अपने, अभी हमने कहा था ना, एक वर्ड यूज किया था ना, डोमेन। हर कोई अपने इलाके का शेर होता है, कहावत है। तो वैसे ही हर प्रोफेशनल अपने डोमेन का शेर होता है। तो हर किसी का अपना एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, और वन कैन नॉट प्रैक्टिस अ प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड। अब डॉक्टर्स में भी आप देखिए, एक जनरल डॉक्टर होता है और एक स्पेशलिस्ट होता है। जैसे कि ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक पता है आपको? ऑर्थोपेडिक किसको कहते हैं? हड्डी, हड्डियों का डॉक्टर होता है ना, मोस्टली हड्डी और मांसपेशियों का जो डॉक्टर है उसको ऑर्थो कहते हैं कि नहीं, पता है कि नहीं? यस सर, जवाब पता दे। है। शो योर इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स। आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट और रिएक्शंस यहाँ पर जरूरी है। मुझे पता चलना चाहिए आप लोग मुझे सुन रहे और समझ रहे हो। तो ऑर्थोपेडिक अगर डॉक्टर बनता है तो वो हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं सबको स्टडी करके ही बना होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. मुन्ना भाई में एक डायलॉग था ना, 206 हड्डियां होती है अपने बॉडी में। यस मुन्ना सर। भाई यस सर। 206 हड्डियां होती है। अपन तोड़ते टाइम अपने कभी सोचा नहीं, यानी वो हर एक हड्डी को स्टडी करके ऑर्थोपेडिक सर्जन बना होगा। आंखों का स्पेशलिस्ट, आंखों में कितनी नसें हैं, क्या चीजें, सब कुछ। मतलब हर कोई प्रोफेशनल अपने एरिया का ऑब्वियसली शेयर होता है, अपने डोमेन को लेकर उसको पूरा नॉलेज होता है। और अगर वो नॉलेज उसको अचीव करना है तो उसने कुछ ना कुछ पढ़ाई तो की होगी, राइट? अनलेस दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप जो आंखों का डॉक्टर है उसको आप हड्डियों का डॉक्टर की जगह पे बिठा दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हड्डी वाले को आई पेशेंट भेज दो उसके पास, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनका डोमेन है नहीं, उनका वो बॉडी ऑफ नॉलेज ही नहीं है। The knowledge must be acquired through systematic and formal training. मेरे पास कोई साइंस या आर्ट्स का स्टूडेंट्स भेज दीजिए, कोई स्टूडेंट्स मैं उनको नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है। कॉमर्स वाले भेजो, मैं उनको पढ़ा पाऊंगा। इसलिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, सिस्टमैटिक स्टडी की जरूरत है, और फॉर्मल ट्रेनिंग की भी जरूरत है। एक और पॉइंट पढ़ लो। Registration and membership. Okay, let Some- me explain. एक मिनट एक्सप्लेन। क्या एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है? कल हमने डिस्कस किया। No, sir. No, sir. लेकिन क्या प्रोफेशन का रजिस्ट्रेशन होता है? यस Yes, sir. होता है। अगर आप सीए बन चुके हो, सीए की एग्जाम पास कर लिया आपने, तो आपको एक इंस्टीट्यूट है ICAI, उसका मेंबरशिप, उसका मेंबर बनना जरूरी है। पता है कि नहीं सबको? Yes, sir. डॉक्टर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए तो किसका मेंबर बनना पड़ेगा? मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। डेंटिस्ट बन गए तो उसका भी है, याद है ना, डेंटल एसोसिएशन ऐसा कुछ है ना? और वकील बन गए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके मेंबर बनना पड़ता है। और ये सभी संस्थाओं के मेंबर बनने के लिए आपको वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो यस, इसकी खास बात कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पढ़ो। Registration and membership. Some professionals have a council which regulates the activity of professionals. Example, Bar Council of India for lawyer, ICAI for chartered accountants, Indian Medical Association for doctor, etc. Stop please. Some professions have a council, है ना? कुछ प्रोफेशंस जो होते हैं उनके ऊपर नजर रखने वाली क्या होती है? काउंसिल होती है, which regulates the activities of professionals. वकील जब कोर्ट में जाता है तो काला कोट पहन के जाना जरूरी है उसको? यस या नो? डॉक्टर साहब जब ओटी में जाते हैं तो सफेद उनका जो कॉस्ट्यूम है वो पहनना जरूरी है? यस। कोड ऑफ कंडक्ट, उसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि ये जो काउंसिल है हर एक प्रोफेशन की, वो क्या तैयार करती है? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब पता है किसी को? यस सर। यस बोलो, क्या है? वोटिंग के टाइम फेयर वोटिंग को इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट करते हैं। नहीं, बट हाउ वुड यू डिफाइन कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? देखो मैं बताता हूँ।
कोड ऑफ कंडक्ट को सिंपल शब्दों में कहे ना तो हाउ टू बिहेव, इट्स डिसिप्लिन अबाउट हाउ टू बिहेव, उसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। इसलिए हर प्रोफेशन को किस तरह से पेश आना चाहिए उसको लेकर जो बिहेवियर के स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? Code of conduct. कोड ऑफ कंडक्ट। तो जितने भी लॉयर्स हैं उनको कैसे बिहेव करना चाहिए ये उनको कौन बताता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जितने भी सीए हैं उनका कैसे बिहेव करना चाहिए प्रोफेशन को लेकर, आई रिपीट, क्या बोलना क्या नहीं बोलना वो नहीं, सोशल नहीं, किससे मिलना जुलना वो नहीं, अपने व्यवसाय को लेकर। आपको पता है सीएज आर नॉट अलाउड टू मेक द एडवर्टाइजमेंट, ये पता है किसी को? सीए लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, लॉयर्स ये अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, दे आर नॉट अलाउड। ठीक है, इंफॉर्मेशन पर्पस वो अपने दुकान या ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाए वो चलता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। तो ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि उनकी जो इंस्टीट्यूट है ICAI, फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ, ICAI का फुल फॉर्म पता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो जितने भी हमारे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनको कंट्रोल करता है, और मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया डॉक्टर्स पे नजर रखता है। अगर कोई डॉक्टर अपने प्रोफेशन के साथ चीट करता है, किसी पेशेंट का इलाज करने से मना कर देता है, या उसको कोई ऐसी दवाई या इंजेक्शन दे देता है कि उसकी मौत हो जाए, तो उसने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया तो उसकी जो एसोसिएशन है उसका सर्टिफिकेट छीन लेगी, उसको बर्खास्त कर सकती है, उसको सस्पेंड कर सकती है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप यहाँ पे सख्त है, लेकिन कुछ प्रोफेशंस के लिए, हर एक प्रोफेशन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आजकल एक्टिंग भी प्रोफेशन हो चुका है, एक्टिंग, लेकिन क्या उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन है? नहीं है, कोई भी एक्टर बन जाता है। और भी जितने भी आर्ट से रिलेटेड प्रोफेशंस है उसमें कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन है नहीं, कोई भी कहीं भी जाके परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कुछ प्रोफेशंस या ज्यादातर प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, खास करके बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोफेशंस है। कंटिन्यू जिशा। Professionals have to register themselves with the respective council and get certificate of practice. The code of conduct mentioned by the respective council must be strictly followed by every professional. Every practicing professional must acquire membership from the respective council. आपको समझ में आए सारे सेंटेंस? प्रोफेशनल्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल्स। Code of conduct mentioned by respective council must be strictly followed. इसलिए हर काउंसिल है। एक सिंपल सा, आप ये जो हेयर ड्रेसर्स है, हेयर सलून है, जितने भी हेयर ड्रेसर्स है मुंबई में, मुझे पता है सोमवार को बंद होते हैं कि नहीं? नहीं पता? हेयर ड्रेसर्स की जो दुकानें हैं मंडे को बंद रहती है कि नहीं? वो हेयर ड्रेसर्स एसोसिएशन ने तय किया है। आप अगर दुकान पे जाओगे हेयर ड्रेसर के, तो ज्यादातर उनके दुकानों पे उनका कोटेशन लगा होता है, बाल काटने का इतना पैसा, शेविंग का इतना पैसा, रेट्स पहले से लिखे होते हैं, और ऊपर उनके एसोसिएशन का नाम और रजिस्टर नंबर होगा। ध्यान देना, दिया है कभी? तो इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट है सबका, जो सबको फॉलो करना पड़ता है, जो नहीं फॉलो करता उसको फिर यूनियन के बाहर निकाल दिया जाता है। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल मस्ट acquire membership from the respective council. तो ये चारों पॉइंट सबको समझ में आए? Now tell me who is going to read from boys? कौन पढ़ेगा बॉयज में से? टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। देखो, जिनके पास है KEN वो स्टार्ट कर सकते हैं रीडिंग। चलो गर्ल्स में से ही और कोई, टाइम वेस्ट हो रहा है। बट एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं नाम लूंगा और फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कौन पढ़ेगा? जानवी पढ़ो। सर मेरे पास KEN नहीं है। अच्छा, अब तक पहुंची नहीं अभी, सॉरी। और किसके पास है KEN? लेकिन समझ में आ रहा है ना, जिनके पास KEN नहीं है बच्चों, पहुंच जाएगा। हाँ, कल परसों तक मिल जाएगा सबको, डोंट वरी।
समझ में आना चाहिए। और कोई है जिसके पास है केईएन और पढ़ना चाहता है? 8-10 लोगों के पास है, देखो पढ़ने की इच्छा ही नहीं है। फिर अभी मेरे पास वो अटेंडेंस शीट नहीं है, फिर मैं एक एक का नाम लूंगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। चलो जिशा, पढ़ोगी आप? पूरा करोगी? Yes, sir. Aim. Every profession is practiced for earning money. The professionals such as doctor, lawyer render service to their client and solve their problem. In return, they get monetary reward in the form of fee. एम, 5वां पॉइंट है एम। हर प्रोफेशन का एम क्या है? ऑफ कोर्स पैसा कमाना, लेकिन इसके अलावा और भी उनके एम है कि अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देना। मेरा एम है फीस मिले मुझे आपसे, लेकिन मेरा ये एम भी है कि मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, मैं आपके प्रॉब्लम्स और डाउट्स को दूर कर, ठीक है? तभी तो रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। तो लिखा है कि प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स and solve their problems also. ऐसे भी लॉयर्स देखे गए हमारे देश में बच्चों, आधा घंटा उनका अपॉइंटमेंट लीजिए, आधा, और वो लाखों रुपया फीस लेते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज भी उतनी ही बेस्ट होती है, उनका ट्रीटमेंट भी उतना अच्छा होता है। आपका केस वो बहुत आसानी से लड़के आपको जिता भी देते हैं अगर इतना फीस ले रहे हैं। तो इसलिए उनके दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मुझे फीस तो मिले, लेकिन साथ में मैं अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विसेज रेंडर करूं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, Non-transferability. It is not possible to transfer the profession to other person on the will of professional. Example, a doctor cannot transfer his medical practice to his son who has not completed required medical education. यस, हमने ये एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट किसी को ट्रांसफर कर सकते क्या? बोलो। No, sir. नहीं। No, तो sir. यहाँ पर भी वही है, क्या प्रोफेशन किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? एक बार एम्प्लॉयमेंट तो चलो फिर भी चल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट तो चल जाएगा, अगर अनस्किल्ड है तो चला लेते लोग, है कि नहीं? अनस्किल्ड में चला सकते हो आप? Yes, sir. Yes, कोई sir. ऐसा काम आपके ऑफिस में है जो अनस्किल्ड कर रहा है और बोलता है सर मैं कल से नहीं आऊंगा, मेरा दोस्त आएगा, वो बोला ठीक है चल उसको ले लेंगे, लेकिन प्रोफेशन में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जो बंदा आएगा उसके पास वही क्वालिटी और वही एजुकेशन और वही ट्रीटमेंट देने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए नॉन ट्रांसफरेबल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द प्रोफेशन टू अनदर पर्सन on the will of professional. A doctor cannot transfer his medical practice to his son who has not completed required medical education. डॉक्टर अपने बेटे को अपना दवाखाना ट्रांसफर कर सकता है उस बेटे को जो मेडिकल एजुकेशन से है ही नहीं? बोलिए। No, sir. डॉक्टर का बेटा सीए है तो क्या वो अपना दवाखाना सीए को ट्रांसफर कर सकता है? No, sir. नो, क्योंकि डॉक्टर भी प्रोफेशन में आता है, सीए भी प्रोफेशन में आता है, लेकिन क्या दोनों का डोमेन सेम है? No, sir. नहीं, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आर्किटेक्ट है कोई, उसका बेटा अगर डॉक्टर है तो वो अपना काम बिल्डिंग का उसको नहीं दे सकता। तो इस तरह से हर किसी का अपना अपना नेचर ऑफ वर्क है जो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड द लास्ट फीचर, सबसे आखिर में, फीचर नंबर 7, Nature of work. The professional offer expert service related to their field and charge fees in exchange. The nature of work depends on the concerned educational knowledge and special skills set of the particular profession. Example, an architect designs the layout of office for fees. इसने कहा है कि नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल्स ऑफर एक्सपर्ट सर्विसेज। ये बात तो तय है कि ये लोग हमको एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं, लेकिन इनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो सबका सेम नहीं है ना, ऑब्वियसली। They provide special services and charge fees, but their nature of work depends upon the concerned educational knowledge. जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशनल है तो उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है? पेशेंट को चेक करना। और सीए एक प्रोफेशनल है लेकिन उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। क्या ये उल्टा सुल्टा कर सकते हो आप? No, sir. No. ओके, तो हर प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल स्किल और नॉलेज
सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट क्या डिजाइन करता है, ऑफिस का लेआउट, बिल्डिंग का लेआउट, लेआउट मतलब स्ट्रक्चर। आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाइए, आपको डिजाइन ही डिजाइन दिखेंगे, हमारे लिए सब एक जैसे ही है, लेकिन वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है और वो पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करके फिर बाद में फीस लेता है, तो उसका काम वही कर सकता है। हिंदी में एक कहावत है, जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे। इसका मतलब जो जिस प्रोफेशन में है उसको वही प्रोफेशन करना है, तो उसका नेचर ऑफ वर्क वही होगा ऑब्वियसली। ओके, अब ये 7 के 7 फीचर्स जिनके पास KEN नहीं है, मैं एक बार उनको बता दूं। जो KEN में पहला फीचर है वो है मॉनिटरी या फाइनेंशियल रिटर्न्स। GTV में फीचर नंबर 3 है। फिर सेकंड मैंने पढ़ा कैपिटल, GTV में नंबर 4 है कैपिटल। थर्ड पढ़ा क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इज नंबर 2 इन GTV। फोर्थ इज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, जो कि GTV में नंबर 5 है। दिख रहा है आपको, बार काउंसिल और ICAI ये सब का नाम दिख रहा है ना GTV में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, उसके बाद था एम, वो भी है पहला पॉइंट GTV Yes, में। sir. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी नंबर 6 और 7 दोनों सेम है, इसमें भी छठा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है और नेचर ऑफ वर्क सेम। तो ये और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने डिटेल में पढ़ ली बच्चों। ये दोनों को लेकर आगे के चैप्टर में और कुछ नहीं आने। एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन का मीनिंग और फीचर्स और इन दोनों का डिस्टिंग्विश, बस इतना ही आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन इसके आगे की जो पढ़ाई है वो बहुत वास्ट है, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बिजनेस। बिजनेस। और बिजनेस के बारे में इस चैप्टर में अभी जो भी बचा है वो सिर्फ बिजनेस के बारे में, बिजनेस का मीनिंग, बिजनेस के डेफिनेशंस। इसके मीनिंग और डेफिनेशंस भी बड़े हैं, इन दोनों का तो एक एक पैरा में खत्म कर लिया। बिजनेस के दो दो डेफिनेशंस है, मीनिंग भी दो दो तीन तीन पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया है। उसके फीचर्स भी बहुत सारे हैं, इनके साथ साथ थे तो शायद इसके 10 फीचर्स हैं। बिजनेस के फीचर्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस हम क्यों करते हैं बच्चों, प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट क्यों कमाते हैं उसके पीछे आपको रीजन देना है। और सबसे मेन बिजनेस का चार्ट बनने वाला है आगे चल के, और मैं आपको फिर से बता दूं वो चार्ट आप सबके पास होगा ही। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जिनके पास है वो देख सकते हैं पेज नंबर 8 पे, और KEN जिनके पास है वो देख सकते हैं पेज नंबर 11 पे। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. GTB 8 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस के दो टाइप्स दिख रहे हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में 2 है, एग्रीकल्चर। 3 है, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टच। जो टर्शियरी है उसमें भी आपके पास 5 इंडस्ट्री है। दूसरी तरफ कॉमर्स है, उसके 2 टाइप्स है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में 2 दिख रहे हैं, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में 2 दिख रहे हैं, रिटेल, होलसेल। फॉरेन में 3 है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट। और ऑक्सिलरीज में हमारे पास 7 ऑक्सिलरीज है। तो सोचिए ये बिजनेस कितना बड़ा है। और ये बिजनेस का जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, उस चार्ट में आपको ट्रेड वर्ड दिखाई दे रहा है, ट्रेड। Yes, sir. देखो ना अपनी अपनी बुक में, जवाब दो ना, यस और नो, मुझे Yes, अच्छा sir. लगेगा। उस ट्रेड के ऊपर आप अपने इंडेक्स में देखिए, चैप्टर नंबर 2 इज ओनली अबाउट ट्रेड। Yes, sir. अब जरा 2 मिनट के लिए सब लोग इंडेक्स देख लो ना, इंडेक्स पे आ जाओ। इंडेक्स में देखिए सेकंड चैप्टर ट्रेड के बारे में। ट्रेड जो कि कॉमर्स का एक पार्ट है और कॉमर्स जो कि बिजनेस का एक पार्ट है। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो बच्चों इंडस्ट्री और बिजनेस वो भी बिजनेस में आ गया। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये भी बिजनेस का है, पार्ट 1। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस को सपोर्ट करने वाले इंस्टीट्यूट्स, आप लोगों ने वीडियो देखा सिलेबस का, देखा क्या? Yes, sir. OCM सिलेबस को लेकर जो यूट्यूब Yes, पे sir. वीडियो बनाया देखा, उसमें हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस मतलब हमारे देश में ऐसी कौन सी संस्थाएं जो बिजनेस को सपोर्ट करती है। बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन सा ऐसा सराउंडिंग है जो बिजनेस पे असर करता है। आपको LPG का मतलब पता है? LPG
Liberalization, privatization and globalization. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। थोड़ा जूम में ये चेंज आया है, आप सब लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेना। ज्वाइन करने के बाद जूम का वॉल्यूम कम हो जाता है, आप उसको बढ़ा लीजिए, बढ़ा दीजिए। बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये सातों 7 चैप्टर्स आपके बिजनेस से रिलेटेड है। आपके इस सब्जेक्ट का नाम क्या है बोलना जरा फिर से। OCM। OCM. OCM का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड Management. मैनेजमेंट। ये जो 7 चैप्टर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स है, और जो 8वां चैप्टर है, सॉरी हाँ यस, और जो 8वां चैप्टर है वो M है, M यानी 1 to 7 आपका OC है, और 7 क्या है, M फॉर Management. Management. और अगले साल जब 12th में जाओगे, 12th में, ये भी मैं आपको आइडिया दे दूं ना, ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाएगा। ये मेरे पास 12th की OCM की बुक है। 12th में, 12वीं में भी OCM में बच्चों 8 चैप्टर्स ही है, दिखाई दे रहा है आपको नंबर्स। Yes, sir. ये 8 Principles चैप्टर्स of में, management. yes, 8 में पहले 2 कोई पढ़ पा रहा है, रीड कर सकते हो। Principles of management first. यस, और दूसरा Functions of management. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट ईयर जब 12वीं में जाओगे तो पहले 2 चैप्टर्स मैनेजमेंट के आएंगे, और उसके बाद के 6 फिर OC है। लेकिन अगले साल MOC नहीं होने वाला है, ठीक है, OCM ही रहेगा। यानी ये सब्जेक्ट आपको कॉमर्स और बिजनेस के साथ साथ मैनेजमेंट के बारे में भी सिखा रहा है। अगर आप में से किसी ने सोच रखा है फ्यूचर में MBA करना है उसको, या MMS करना है उसको, there is a difference between management and administration। आज आप 12th पास करते हो, 12th पास करने के बाद आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में कई बच्चे BMS करते हैं, अगर आपने सुना हो तो। Have you heard about BMS? Yes, नहीं पता? Bachelor of Management Studies. बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता है, वैसे BBA भी होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस Business एडमिनिस्ट्रेशन। Administration. सो देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन जो लोग MMS करते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि हम लोग MBA कर रहे हैं। MMS का मतलब होता है मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, और MBA का मतलब होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ज्यादातर बच्चे जो कि मैनेजमेंट स्टडीज कर रहे होते हैं उसको वो MBA कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी इज हायर देन मैनेजमेंट स्टडीज। ये आगे चल के आपको समझ में आएगा। प्रशासन, जो कि शासन करता है, रूल करता है, जो सबसे ऊंची पोस्ट पे होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके अंडर में जो व्यवस्था संभालते हैं वो मैनेजर्स है। सो विच वन इज हायर, व्हाट डू यू से, एडमिनिस्ट्रेशन और Yes. मैनेजमेंट? Administration. एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए MBA का फुल फॉर्म है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और MMS का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो सोच के रखना, अगर किसी को करना है MBA करना है तो MBA अलग है और MMS अलग है। Got it? ओके। Yes, sir. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये चार्ट अभी हमारा यहाँ पे बिजनेस पे खत्म होगा, लेकिन बिजनेस का चार्ट आगे चल के और बढ़ने वाला है। तो इसके बाद जब मैं बिजनेस का मीनिंग वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, फीचर्स, उसके बाद ये बिजनेस का चार्ट और आगे बढ़ेगा। तो अभी हम पहले पार्ट्स में चार्ट्स को समझेंगे, उसके बाद फिर पूरा चार्ट एक साथ आएगा। अब ये तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका नाम क्या है, बिजनेस। ये Business. वास्ट है, इसको हम पढ़े या कुछ और पढ़े उसके पहले ब्रेक ले लूं थोड़ा। Okay, Yes, sir. sir. लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। आप लोग भी 5 मिनट के बाद वापस आइए, मैं भी आता हूँ, फिर देखते हैं आगे और क्या पढ़ना है। बिजनेस या ये दोनों का डिस्टिंग्विश भी है, वो पढ़े, जो भी पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। ओके, 5 मिनट के बाद वापस आ Okay, sir. चलो बच्चों, आ जाओ वापस, बैक टू योर सीट्स। आर यू ऑल देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अटेंडेंस लेता हूँ बाद में।
अभी देखो दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, अभी आप ये जो भी पढ़ाई कर रहे हो एज अ सब्जेक्ट या आपको एग्जाम में लिखना है वो सोच के पढ़ाई मत करो। ये सोचो कि प्रैक्टिकली हमारे पास क्या चॉइस है। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या चॉइस है, तो वो जल्दी समझ में आएगा और काम भी आएगा। ठीक है। प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, पहले हमने एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, फिर हमने प्रोफेशन। हम इन दोनों का डिस्टिंग्विश पढ़ते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आप कैसे लिखेंगे और आंसर कहाँ पे है मैं आपको बताऊं। KEN पेज नंबर 18 एंड GTB पेज नंबर 12। सब लोग देखिए अपनी अपनी बुक में। आपको तीन डिस्टिंग्विश एक साथ दिख रहा है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्लीज हैव अ लुक। Yes, sir. GTB पेज नंबर 12 और KEN पेज नंबर 18। अब ये तीन में से हम लोग पढ़ रहे हैं ये दोनों का डिस्टिंग्विश। इसलिए मैं बिजनेस में क्या लिखा है वो नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ूंगा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके। अगर आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, चलो एक अलग से, अभी जिनके पास KEN है उनके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी तो होगी, तो क्यों ना हम ये जो डिस्टिंग्विश है ये GTB से पढ़ लें आज के लिए। यस सर। ठीक है। Yes, sir. जिनके पास GTB नहीं है, सिर्फ KEN है, वो KEN में चेक करो। मोर और लेस सेम पॉइंट्स आर देयर। 8 पॉइंट्स हमको दिए गए। ठीक है। तो आपसे पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शंस आर देयर? 8 पॉइंट्स। 8. 8 points. And the distinguish between can carry 4 marks. अगर आप आधा आधा लिखोगे, यानी कि अगर एक एक सेंटेंस में डिस्टिंग्विश बताओगे तो आपको 8 लिखने पड़ेंगे, तो एक का हाफ मार्क हो गया। लेकिन अगर आपको एक का 1 मार्क चाहिए तो आपको 4 पॉइंट्स मिनिमम लिखने हैं, वो भी डिटेल में। इसमें तो डिटेल में ही दिया हुआ है। ठीक है। चलो कौन पढ़ेगा अभी 8 पॉइंट्स में से फर्स्ट 4 पॉइंट्स कौन पढ़ेगा? अभी तो GTB तो है ना सबके पास। Yes, Boys में sir. कौन, नाम बताओ। Kushal, sir. बॉयज हाँ पहले प्लीज, सॉरी। यस कुशाल, स्टार्ट रीडिंग। Yes, sir. फर्स्ट इज मीनिंग। Profession. पॉइंट पढ़ना, एक मिनट, पहले पॉइंट पढ़ना। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग, और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में जो लिखा है वो पढ़ना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट। Yes, sir. Meaning, point of difference meaning. Profession. In this economic activity, expert services are rendered. Employment. In this economic activity, one person works under another person. बोलो समझ में आ गया? दोनों का मीनिंग क्लियर? इसका मीनिंग लिखा है कि इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी Yes, sir. एक्सपर्ट सर्विसेज आर रेंडर्ड, एंड इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी वन पर्सन वर्क्स अंडर अनदर, Another पीपल person. वर्क फॉर अदर्स। जो KEN में देख रहा है वो भी टिक करते जाना। सेकंड पॉइंट, Reward return. Profession. Professional charges fees as a return to professionals. Employment. An employee receives wages or salary. क्वाइट सिंपल। क्या मिलता है इनको? रिवॉर्ड, Fees. और इनको सैलरी एंड वेजेस। आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट, Capital investment. Profession. Limited capital investment is required except the self-employed professional. Employment. No capital investment is necessary. ओके। तो प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर्स हो, खुद का Yes. दवाखाना खोलना है तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन हो तो कैपिटल और ज्यादा लग सकता है। यानी कि कैपिटल की जरूरत होती है जनरली इसमें, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जरूरत होती है क्या एम्प्लॉय को कैपिटल की? No. सब No, कुछ कौन sir. देता है? सब कुछ कौन देता है? Employer. Employer. एक और पॉइंट पढ़ ले।
Nature of work, profession. It renders personalized expert services. In employment, they perform the work as per service contract. यस, तो ये लोग जो काम करते हैं वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है और ये लोग काम करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जो जॉब उनको दिया गया है, जिस जॉब के लिए उनको चुना गया है उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो ये Yes, sir. चारों पॉइंट्स हो गए आपके, और 4 पॉइंट्स है। गर्ल्स में से कोई पढ़ना चाहेगा जिसने नहीं पढ़ा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से? Yes, sir. स्टार्ट। पॉइंट नंबर 5। Qualification, profession, expert knowledge and training in particular field needed. Employment, it is prescribed by the employer. यस, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो तो चाहिए ना, एक्सपर्ट नॉलेज भी चाहिए, पर्टिकुलर फील्ड। डॉक्टर हो तो आपको डॉक्टर का नॉलेज और वो डिग्री चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो एम्प्लॉयर बताता है कि भाई मुझे तो 10वीं पास आदमी चाहिए पियून के लिए, तो फिर वो 10वीं पास होना चाहिए, या बोलेगा मुझे 12वीं पास चाहिए तो 12वीं। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो कौन प्रिस्क्राइब करता है? एम्प्लॉयर। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो ज्यादा एक्सपर्ट और ट्रेनिंग के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट। Decision making, profession. Professionals take expert decision in their profession. Employment. Employee does not have any power to take any decision. यस, आप लोग ही बताओ, मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं कहीं पे नौकरी कर रहा होता तो क्या मैं वहां पे डिसीजन ले सकता एज एन एम्प्लॉई? No. No. No, sir. Professionals, they have the power to take expert decisions in their professions, but employee does not have any power to take decision. Who has the power to take decision? Employer. Employer. Yes. पावर को लेकर डिस्टिंग्विश है। नेक्स्ट पॉइंट। Risk, profession. Fees is generally not certain and regular. Employment, fixed and regular pay is given by the employer as per contract, so no risk is involved. देखो इसमें रिस्क ज्यादा है प्रोफेशन में, क्योंकि क्लाइंट और कस्टमर्स आएंगे तो ही फीस आएगी। जितने क्लाइंट्स आएंगे उतनी फीस, कम है तो कम, नहीं आया तो नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट में वो रिस्क नहीं होता, वो काम पे जाता है डेली। किसी ऑफिस में कोई क्लर्क को जॉब दिया गया, महीने का 20,000 पगार। अब वो क्लर्क कभी किसी दिन ऑफिस में जाता है 10 फाइलें चेक करता है, किसी दिन जाता है 5 फाइलें चेक करता है, किसी दिन फाइल है ही नहीं, बैठा रहेगा, तो भी उसको पगार तो मिलेगा ना, उसका फिक्स 20,000। व्हाट डू यू से? Yes. Yes, sir. Fixed. Yes, sir. ज्यादातर सैलरी और वेजेस जो होते हैं, हालांकि वेजेस काम के हिसाब से होता है, बट जनरली वो फिक्स्ड होता है। आपके घर पे कारपेंटर का काम करने के लिए आपने अगर किसी को बुलाया, वो बोलेगा मेरा दिन का इतना फिक्स है। अब वो दिन में वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, 1 कुर्सी बनाए, 2 कुर्सी बनाए, वो अपना पैसा तो लेने ही वाला है आपके पास। तो इसलिए लिखा है कि फीस इज जनरली नॉट सर्टेन एंड रेगुलर, है ना, इसलिए रिस्क प्रोफेशन में ज्यादा है। बट यहाँ पे सैलरी फिक्स्ड एंड रेगुलर पे इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, so no risk is involved. Last point. Examples, profession, doctor, CA, lawyer, etc. Employment, clerk, teacher, officers, etc. Yes, हो गया, clear हो गया, distinguish between these two. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन देखो अभी हमने किया distinguish between profession and employment. Okay. अभी जब मैं आपको ये भी पूरा पढ़ा लूंगा बिजनेस और उसके फीचर्स, तो उसके बाद और एक डिस्टिंग्विश आएगा, और 2 डिस्टिंग्विश आएंगे ना, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड बिजनेस एंड Employment. Employment. ओके। तो इसके लिए हमको पूरा बिजनेस पढ़ना पड़ेगा। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम पूरा बिजनेस पढ़ सके, क्योंकि बिजनेस इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन शुरू तो कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो अब आते हैं तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पहुंचते हैं, जो कि आप सबके पास अगर KEN है तो पेज नंबर 2 पे आ जाओ, और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में फिर से बैक टू पेज नंबर 2। यस,
बिजनेस, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखिए बच्चों, बिजनेस पेज नंबर 2 पे दिया है। Yes, sir. उसमें पेज नंबर 2 पे बिजनेस से रिलेटेड 3 पैराग्राफ्स है और सामने वाले पेज पे बिजनेस से रिलेटेड 2 डेफिनेशंस है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है पूरे 10। चेक कर लो जीटीबी में पहले। और केईएन में देखो बच्चों, पेज नंबर 2 पे ही आपको दिखाई दे रहा है मीनिंग 2-3 पैराग्राफ में लिखा है, सामने वाले पेज पे डेफिनेशन है और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है पूरे 10। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स आज नहीं पढ़ते, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम लोग मीनिंग और डेफिनेशन आज डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप सब लोग आओगे तो आपको बिजनेस के डेफिनेशन और मीनिंग याद करके आने, क्योंकि इन दोनों का इतना कोई है। When one person works for another, people work for other people. Employment, profession is a special kind of services which are given by the qualified and educational and trained people. इसका मीनिंग भी इजी है, मतलब अपने तरीके से आप 2-3 लाइन में लिख सकते हो, लेकिन इसका मीनिंग भी वास्ट है, इसके डेफिनेशंस भी है। इसलिए स्पेशल आज के दिन होमवर्क दे रहा हूँ कि इसका मीनिंग और डेफिनेशन याद करके कल के लेक्चर में आओगे तो मुझे अच्छा लगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है? Yes, sir. Yes, sir. तो जीटीबी पेज नंबर 2 और 3 या शायद टोटल आप देखें तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 3 पेजेस पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। 2, 3 और 4 और कोइंसिडेंटली केईएन में भी यही है क्या पेज? यस, केईएन पेज नंबर 2, 3, 4 और 5। ये अपनी अपनी बुक में पेजेस आप लोग देख लीजिए। जब आप ये पढ़ोगे तो आपको बिजनेस का मीनिंग, उसका डेफिनेशन और फीचर्स ये सब सीखने मिलेगा। ठीक है, तो मैं अभी कुछ लाइनें अपना केईएन में से पढ़ रहा हूँ, जिनके पास जीटीबी है सामने रखिए। माय क्वेश्चन वंस अगेन, क्या बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है? Yes. Yes, sir. तो पहली लाइन में लिखा है बिजनेस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग्स, इट enables them to earn livelihood और मनी। क्या बिजनेस हमको एनेबल करता है कि हम लाइवलीहुड और पैसा कमा सके? Yes. लाइवलीहुड का मतलब होता है हिंदी में आजीविका, जिंदा रहने के लिए जो साधन चाहिए। वी कैन अर्न फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, improve our health, education, everything, luxuries, comforts, everything can be purchased with the help of money. And for earning money, we do business. So business is an economic activity which is performed by human being and it enables us to earn livelihood or money. ठीक है, लेकिन मैं आप सबको सिंपल वर्ड में, सिंपल शब्दों में एक मीनिंग लिखवाना चाहता हूं। अगर आप लोग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी अपनी बुक में देख लो सब लोग, सबके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे एकदम नीचे जगह है क्या खाली? Yes, ब्लैंक sir. स्पेस है तो वहां पे लिखिए। और केईएन वाले अगर लिखना चाहे तो पेज नंबर 2 पे इधर नीचे भी जगह है। मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ये डेफिनेशन सबको याद होना चाहिए ऑल द टाइम, ऑल द वे। गेट रेडी विद पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग। अगर आपको 2 लाइन में बिजनेस का मीनिंग बताना हो, जैसे इनके बारे में कैसे आप 2-3 लाइन में बोल चुके हो, वैसे ही 2-3 लाइन में अगर आपको बिजनेस का मीनिंग बताना है तो क्या लिखोगे? स्टार्ट। पेंसिल है सबके पास? रेडी टू राइट एवरीवन, एवरीबॉडी? Yes, sir. लिखो, बिजनेस इज an economic activity. Business is an economic activity which is concerned. Business is an economic activity which is concerned with regular, which is concerned with regular
production which is concerned with regular production, comma, distribution which is concerned with regular production, distribution, and exchange of goods and services. And exchange of goods and services. This is the general meaning of the term business. Business is an economic activity, right? And it is concerned with regular production, distribution and exchange of goods and services. क्या बिजनेस में ये तीनों काम होते हैं बच्चों? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो रेगुलरली होते हैं? Yes, sir. अगर वो हफ्ते में एक दिन हो या महीने में एक दिन, तो फिर वो बिजनेस नहीं हुआ। इसलिए बिजनेस का रेगुलर होना जरूरी है। ठीक है, ये मीनिंग आप कभी भी कहीं भी लिख सकते हो। अब कुछ और मीनिंग लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ, यस, ये लाइन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी लिखी है, पहली लाइन। Business represents organized efforts by an individual or group of individuals. क्या बिजनेस एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है जिसमें अकेला आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं? यस, ऑर्गेनाइज एफर्ट जिसमें प्रॉपरली एक जगह ली जाती है या प्रॉपरली उसमें मशीनरी आप रखते हो या सामान रखते हो, कुर्सी टेबल खरीदते हो, एसी ट्यूबलाइट का इंतजाम करते हो, फैन का इंतजाम करते हो, मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए। तो बिजनेस एक ऑर्गेनाइज एफर्ट्स है, और वो एफर्ट्स कौन करता है? अकेला इंडिविजुअल भी कर सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। क्या बिजनेस अकेला आदमी कर सकता है? यस, क्या ग्रुप ऑफ पीपल कर सकते हैं? यस, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, तो 50 लोग काम कर रहे हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे कि टाटास, बिरलास, रिलायंस, इन कंपनीज के जो मालिक है वो लाखों है, शेयर होल्डर्स कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है, और वो एफर्ट इंडिविजुअल भी कर सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कर सकता है। उसके बाद वाली लाइन सब लोग अंडरलाइन करें, ये और एक मीनिंग आपके सामने आ रहा है, इसको भी याद कीजिए। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है। बिजनेस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब क्या? ट्राई, कोशिश। यस, तो बिजनेस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन्स। बिजनेस पर्सन्स क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। और वो बिजनेस क्या है? बिजनेस पर्सन के द्वारा किया गया सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। सिस्टमैटिक Attempt. सो इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन्स। और वो किस बात की कोशिश करते हैं? वो अटेम्प्ट किस, आपने एक वर्ड सुना होगा, खतरनाक वर्ड है, अटेम्प्ट टू मर्डर। सुना है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब क्या? किसी को मारने की कोशिश करना। कोई किसी का मर्डर करता है तो उस पर चार्ज लगता है दफा 302, लेकिन मारने की कोशिश करता है तो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगता है, पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर है, वो मर्डरर करता है, वैसे ही बिजनेसमैन क्या करते हैं? अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। Yes, sir. Yes. So it is a systematic attempt by business persons to produce goods and services and sell them in the market with a view to earn the reward in the form of profit. Is that clear? ये इसका मीनिंग हुआ। Yes, Yes. sir. Yes, sir. अंडरलाइन करो, ये दूसरा मीनिंग जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया वो, और ये लिखना कंपलसरी है। इसलिए मैं आपसे कल पूछूं कि बिजनेस का मीनिंग बताओ, तो पहला मीनिंग जनरल जो मैंने लिखवा है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंसर्न विद रेगुलर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और बिजनेस किसके एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है? तो आप कहेंगे बिजनेस रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स।
और बिजनेस का और एक मीनिंग पूछा जाए तो बोलेंगे कि इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय हुम, बोलो बाय Business हुम, person. business persons, Produce for goods what? and To produce goods and goods and services services. and then sell them in the market. Market. Why? With With a the view Earn to profit. reward in the form of profit. ये इसका मीनिंग है। तो इस मीनिंग से आपको पता चला कि बिजनेस में दो काम किए जाते हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पता चला? Yes. Yes, sir. फिर आगे और आपको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग दिख रहा है, जीटीबी में भी दिख रहा है 2 पैराग्राफ में। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? मेकिंग ऑफ गुड्स। आपको बच्चों उत्पादन। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क पता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्रोडक्शन क्या होता है? और Naturally. Of goods. प्रोडक्शन ज्यादातर नेचुरल होता है, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। Production. और उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को किसी और चीज में बदला जाए तो मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि Manufacturing. गन्ना उगाना, खेतों में गन्ना उगाना क्या है? Production. लेकिन उस गन्ने से शक्कर बनाना, शुगर, वो क्या है? Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग। Manufacturing. प्रोडक्शन के बारे में लिखा है, इट एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। मेकिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और बोथ, राइट? मैन पावर से भी बनता है गुड्स, हाथ से भी बनता है, या मशीन से भी बनता है, या दोनों से बनता है। इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो हम चीजें एग्रीकल्चर से, खेतीबाड़ी से लेते हैं, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, या फिनिश गुड्स हो सकता है जो फैक्ट्री में बनता है। हमारे घर में गेहूं चावल है, वो क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। और हमारे घर में टीवी फ्रिज और कपड़े हैं, वो क्या है? फिनिश गुड्स। क्या है? फिनिश गुड्स। तो वो चीजें जब बनती है तो उसको प्रोडक्शन कहा जाता है। लेकिन जो हमने गेहूं चावल खरीदे, उनको जहां बनाया गया उसको क्या कहा जाएगा? Agriculture. प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, लेकिन वहां पे जो चीजें बनती है उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? प्रोडक्शन। Production. लिखा है फॉर एग्जाम्पल कल्टीवेटिंग। कल्टीवेटिंग का मतलब खेती करना, अ पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हावेवर कन्वर्टिंग द ऑयल सीड्स, आप ऑयल सीड्स उगाते हो, समझो सिंगदाना, ठीक है, उगाते हो खेतों में, तो वो प्रोडक्शन है। लेकिन उस सिंगदाने से ऑयल बनता है कि नहीं? सिंग तेल। However, Yes. converting oil seeds into edible oil, खाने पीने के ऑयल में अगर ऑयल सीड को कन्वर्ट करो with the help of man power and machine, is an example of manufacturing the goods. मैंने आपको एग्जांपल दिया, growing sugar canes in sugarcane farm is a production, but converting sugar canes into sugar is an example of manufacturing. तो प्रोडक्शन का मतलब समझ गए, यानी जब आप बिजनेस करोगे तो वो एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होगा जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करोगे और फिर मार्केट में जाके उनको बेचोगे ताकि आप क्या कमा सको? प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन समझ गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? आपने जो चीजें बनाई उनको आप क्या करोगे? बेचोगे कि नहीं? सो इट इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स। एक बार प्रोडक्शन होता है, फिर क्या किया जाता है उसका? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे? मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। उसमें ट्रांसपोर्ट आ गया, देखो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग, ये सब करेंगे तब जाके वो गुड्स हमारे घर तक आता है कि नहीं? All these activities facilitate transfer of goods from producer to final consumer. इसलिए जो बिजनेसमैन है वो दो काम करता है, एक तरफ प्रोडक्शन, दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक तरफ प्रोडक्शन, दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन। satisfies multiple and complex needs of, हम सब सोसाइटी में रहते हैं, क्या हमारी नीड्स सिंगल है कि मल्टीपल है? मल्टीपल। और हम अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति बिजनेस की वजह से ही कर पाते हैं कि नहीं? Yes. अगर बिजनेस वर्ल्ड नहीं होता तो हम अपने घर में टीवी कहाँ से लाते, फ्रिज कहाँ से लाते, एसी कहाँ से लाते, कार कहाँ से खरीदते, खाना पीना कहाँ से आती? ठीक है, आज के लिए बच्चों मैं इधर ही स्टॉप करूं। मैं आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप लोग आज के लिए ये मीनिंग पूरा समझ लो। मीनिंग समझ लो। कल मैं आपसे अगर पूछूंगा कि बिजनेस के बारे में कुछ बोलिए
तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि बिजनेस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक activities performed by human being and it enables human being to earn livelihood and money. फिर आप दूसरा मेरा पहला डेफिनेशन बोलोगे कि business is an economic activity which is concerned with regular production, distribution and exchange of goods and services. फिर आप दूसरा डेफिनेशन याद कीजिए, बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा है कि बिजनेस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइज एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है. ऑर्गेनाइज एफर्ट एक अकेला आदमी भी कर सकता है या फिर ग्रुप ऑफ ग्रुप इंडिविजुअल्स भी कर सकता है. वो लाइन बोलोगे, लास्ट में लिखोगे, चलेगा. दो डेफिनेशन लगातार याद करिए. पहला, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंसर्न्ड विद रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा जो आपके सबकी बुक में दिया है कि इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्संस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट विद अ व्यू टू earn what? The reward in the form of profit. ओके और बिजनेस के दो पार्ट हो गए, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन मींस एक्चुअली मेकिंग ऑफ गुड्स. ओके, व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेशन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इट इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन. ओके, एंड व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, इट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग. एग्जांपल दे सकते हो. डिस्ट्रीब्यूशन मींस मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ऑल सच एक्टिविटीज व्हिच हेल्प टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर इज कवर्ड. समझ गए? Yes, sir. बिजनेस समझ. और ये जो ऊपर का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसको नीचे ला सकते हो. लास्ट में दो लाइन लिख सकते हो कि बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस सेटिस्फाइज मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी. समझ गया ना? अरेंज करने आएगा ना, एग्जाम में लिख सकते हो ना. यस सर. लेकिन दो डेफिनेशंस है. प्रोफेसर हैने का डेफिनेशन है, प्रोफेसर प्राइड हचिस एंड कपूर का डेफिनेशन है. ये हम लोग कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना काफी है. जितना पढ़ाया गया आज हमने क्या सीखा? प्रोफेशन, उसका मीनिंग और डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट देखा और बिजनेस का मीनिंग. आई होप कि सबको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा. यस सर. वन डाउट. Yes, sir. But before you and I both take leave, attendance देके जाइए प्लीज. I want to know कितने लोग हैं और सबका ध्यान है कि नहीं. अटेंडेंस देके जाना है सब.